नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को हुए आईपीएल मुकाबले पर सट्टेबाजी करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली बनाम हैदराबाद मैच पर बजेरिया में की जा रही थी सट्टेबाजी। नागपुर के बहुप्रतीक्षित डीपी रोड का हुआ लोकार्पण। महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा किया गया उद्घाटन। और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया राज्य सरकार पर आरोप। कहा, राज्य सरकार ओबीसी के साथ फुटबॉल खेल रही है। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले बजेरिया परिसर में आईपीएल पर सट्टेबाजी करने वाले एक बुकी को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को सट्टेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया है। बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग का दिल्ली बनाम हैदराबाद के बीच T20 मुकाबला शुरू हुआ था, जिस पर सट्टा लगाने की जानकारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 को मिली थी। जहां प्रॉपर प्लानिंग करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बजरिया इलाके में छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल अग्रवाल को क्रिकेट मैच पर सट्टा खाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुछ मोबाइल और लैपटॉप पुलिस विभाग ने जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक इसके पहले भी राहुल अग्रवाल पर सट्टेबाजी के मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज होने की जानकारी पता चली है। काल गणेशपेठ पोलीस स्टेशन एरियातील बजेरिया या ठिकाणी एक कट्ट्या क्रिकेटच्या संदर्भातला सट्टा चालू आहे। या संदर्भात आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली होती। आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन रेड केली, तर त्या ठिकाणी राहुल रमेशचंद्र अग्रवाल हा क्रिकेटचा सट्टा घेत असताना मला मिळून आला। त्याच्याजवळून आम्ही 4 मोबाईल, एक टीव्ही सेट अशा वस्तू आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि पुढील कारवाईसाठी त्याला गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। कोणते मॅच? काल हैदराबाद आणि दिल्ली याच्यामधील मॅचच्या संदर्भात तो सट्टा घेत होता आणि अजून आरोपी असण्याची शक्यता आहे। त्याबद्दल अधिक चौकशी गणेशपेठ पोलीस स्टेशन करत आहोत। आम्ही त्याचा समांतर तपास करीत आहोत। आम्ही की प्राथमिक चौकशीमध्ये त्याच्यावर 2008 मध्ये एक अशाच प्रकारचा गुन्हा होता आणि जानेवारी 2021 मध्ये सुद्धा गणेशपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे। आम्ही केलेल्या कारवाईमध्ये त्याच्याकडे 4 मोबाईल आणि एक टीव्ही सेट आणि नेटचा डोंगर या वस्तू आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। एकूण 68,000चा मुद्देमाल आहे। नागपुर विद्यापीठ महाराज बाग से मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट के नए डीपी रोड का लोकार्पण आखिरकार गुरुवार को महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि फ्रीडम पार्क स्टेशन के उद्घाटन के बाद डीपी रोड को बंद रखा गया था, जिसे बंद रखने पर आए दिन सवाल निर्माण किए जा रहे थे। इस बात को देखते हुए आखिरकार गुरुवार को इसका लोकार्पण कर जनता के लिए खोला गया है। यह 0 माइल से शुरू होकर नागपुर विश्वविद्यालय तक यह रोड जो डीपी रोड था, इसका आज हमने लोकार्पण किया। बहुत दिनों से यह लोकार्पण प्रलंबित है, ऐसा कुछ अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा था। मूलतः मेट्रो ने जो रेलवे स्टेशन बनाया है, उसके स्टेशन के नीचे का काम मेट्रो की जिम्मेदारी थी। मेट्रो ने वहाँ पर काम तो पूर्ण किया, परंतु जो अंतिम कोट होती है, जिसे हम लोग कारपेट कोट कहते हैं, बीसी कोट कहते हैं, वह होना बाकी था। मेट्रो ने हमें यह रोड हस्तांतरित कर दिया, लेकिन बीसी कोट ना होने के कारण अभी तक हमने उसका उद्घाटन प्रलंबित किया था। आज हमने यह उद्घाटन कर दिया और आज रात में मेट्रो उस बीसी कोट को करेगी, ऐसा मेट्रो ने हमें विश्वास दिलाया। हमने अभी तक मेट्रो की रास्ता देखी, लेकिन आज हमने उद्घाटन कर दिया है और मेट्रो को निर्देश दिया है कि इस रोड में राहजनी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुरंत आप उस बीसी कोड को कंप्लीट करें। ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ओबीसी के साथ फुटबॉल खेल रही है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले का, जो महाविकास आघाडी सरकार को ओबीसी आरक्षण रद्द होने का दोषी मान रहे हैं। मी यापूर्वी सांगितलं आहे की राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात जी केस केली आहे, ती केस फुटबॉल म्हणून केली आहे, ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करण्याकरता केली आहे। केंद्राने ऑलरेडी राज्य सरकारला कळवलं आहे की जी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण जी मुख्यमंत्री असताना जनगणना झाली होती, त्याच्यामध्ये 69 लाख तुका आहे आणि हे तुका असताना सुद्धा
या पद्धतीने त्यांनी याचिका केली, केवळ फुटबॉल करतात आहे, केंद्र सरकारच्या नावाने खळे फोडत आहे. ॲक्च्युली 4 मार्च 2021ला सुप्रीम कोर्टाने कळवलं आहे, आदेश पारित केला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने की ओबीसीना आरक्षण देण्याकरता ट्रिपल टेस्ट करा, इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारने तयार करा. केंद्राची जबाबदारी नाही, राज्य सरकारची जबाबदारी फिक्स केली आहे सुप्रीम कोर्टाने. आणि मग राज्य सरकारची जबाबदारी होती तर हे सुप्रीम कोर्टात काय गेले? 6 महिने वेळ काढून धोरण काय केलं? आज 6 महिने झाले सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर काहीच कारवाई करत नाही. एक अध्यादेश काढला, त्या अध्यादेशावरही यांच्या कायदे विभागाने ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. आणि त्यामुळं ओबीसीचा फुटबॉल करताय, ओबीसींना मूर्ख बनवतायत. महाविकास आघाडी सरकारमधले नेते ओबीसीवर अन्याय करतायत, खोटं बोलतायत, सुप्रीम कोर्टात जाऊन टाईमपास करतायत, यांना डेटा तयार करायचा आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की महाविकास आघाडी सरकार ही ओबीसींना मूर्ख बनवून जाणूनपूर्वक या निवडणुकीमध्ये त्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही आहे. आणि म्हणून या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार वागत आहे. अशोक चव्हाण साहेब या राज्याचे वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांनी 4 मार्च 2021चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पुन्हा वाचून बघावा. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये इम्पेरिकल डेटा तयार करून ओबीसीना आरक्षण द्या, ट्रिपल टेस्ट करा, हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. तुम्ही त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे नेते ओबीसीला त्या ठिकाणी वेटीत धरतायत. तुमचा कायदे विभागाने तुमच्या ऑर्डिनन्सवर, तुमच्या वटहुकुमावर ऑब्जेक्शन घेतलं आहे. आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे का वागत नाही? 4 मार्चचा निकाल आला आहे, क्लिअर निकाल आला आहे. उलट सुप्रीम कोर्टामध्ये वारंवार डेटा मागण्याकरता केस टाकतात आणि फुटबॉल करतायत. अशोक चव्हाण साहेब हे महाराष्ट्राच्या ओबीसी समाजाची दिशाभूल करतायत. महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही आहे. जर द्यायचं असतं तर 6 महिन्यापासून 13/12/19 सुप्रीम कोर्ट सांगताय, 4 मार्चपासून सुप्रीम कोर्ट सांगताय. 18 महिने टाइमपास केला, पण या सरकारने काहीच केलं नाही. महानगर पालिकाओं में अगले वर्ष की शुरुआत में ही होने जा रहे आम चुनाव के लिए कुछ समय पहले वार्ड पद्धति से चुनाव होने की घोषणा से तमाम राजनीतिक दलों के माथे पर बागियों को लेकर बल पड़ गए थे. किंतु अब बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुंबई छोड़कर अन्य महानगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव लेने का निर्णय लिया गया. यहाँ तक कि 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव होने पर भी मुहर लगने की जानकारी मिली है. नागपुर महानगर पालिका का चुनाव अगले वर्ष यानी 2022 के फरवरी में होगा. मंत्रिमंडल की ओर से 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से आगामी चुनाव होने का निर्णय लेने से अब न केवल कांग्रेस बल्कि 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति का पहले भी अनुभव होने से भाजपा के लिए भी लॉटरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से होने से अब छूट भैये नेताओं की हवा निकल गई है. यहाँ तक निर्दलीय चुनाव लड़ने की आस लगाए लोगों पर पानी फिर गया है. वार्ड पद्धति राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय रूप में लड़ने वालों की संख्या भी अधिक होती है. पार्टी से नाराज कार्यकर्ता ही निर्दलीय के रूप में लड़ने से पार्टी को नुकसान होने के कई उदाहरण भी रहे हैं. यही कारण रहा कि इस तरह से सभी राजनीतिक दलों को इसका नुकसान होने के चलते बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव लड़ने पर सहमति जताई गई. राजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2002 में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के अनुसार महानगर पालिकाओं में चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को भी काफी लाभ हुआ था. जबकि 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में इन तीनों दलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इसके मद्देनजर अब 3 सदस्यीय पद्धति पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है. नागपुर मनपा चुनाव में राज्य सरकार द्वारा प्रभाग को 3 का करने पर शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके ने कहा कि जिसको घबराहट होती है वे 1, 2, 3 अथवा 4 का प्रभाग तैयार करे. भाजपा को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा के पास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे नेतृत्व के अलावा देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की फौज है. प्रवीण दटके ने प्रभाग पद्धति पर कहा कि भाजपा जनता की सेवा को हमेशा अपना कर्तव्य समझकर काम किया है. कोविड काल के दौरान इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए नागरिकों की सेवा की. यह पूरे शहर ने देखा. इसलिए सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टियां संकुचित मानसिकता की वजह से जनता की सेवा में विश्वास नहीं रखती और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चालबाजियां करती रहती है, परंतु जनता को सब समझ में आता है. दटके ने कहा कि इन्हीं देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के भरोसे भाजपा सभी चुनौतियों का सामना करने हमेशा तैयार रहती है. जिले में 5 अक्टूबर को जिला परिषद की 16 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं. इनमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है. रागा को छोड़कर सभी पार्टी नेता सक्रिय रूप से प्रचार में जुट गए हैं. लेकिन ईडी की जांच में फंसे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नॉट रीचेबल होने से पार्टी पदाधिकारियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं.
ये वजह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है, ये सवाल खड़ा हो गया है। 2019 में जिला परिषद चुनाव में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने पूरे जोश के साथ अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से राष्ट्रवादी कांग्रेस के 10 सदस्य चुनकर भी आए, लेकिन ओबीसी आरक्षण में कटौती होने से राका के 4 सदस्य कम हो गए। फिलहाल कांग्रेस की ओर से पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, प्रदेश उपाध्यक्ष नाना गावंडे व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक सहित अन्य नेता जुट गए हैं। भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष अरविंद गजबिये, डॉक्टर राजीव पोतदार आदि नेता सक्रिय हो गए हैं। वहीं शिवसेना की कमान सांसद कृपाल तुमाने और विधायक आशीष जायसवाल संभाले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बाबा गुजर के कंधों पर पूरा भार आ गया है। यही वजह है नेता के बिना राका में चुनावी गणित गड़बड़ा गया है। इस वजह से नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। इस बीच जिला परिषद के लिए 100 तथा पंचायत समिति के 31 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 21 सितंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। बुधवार को स्क्रूटनी के बाद जिला परिषद के लिए 103 नामांकन वैध हुए, वही 3 नामांकन अवैध करार दिए गए। वही पंचायत समिति के लिए 156 उम्मीदवारों के नामांकन वैध और 4 अवैध हुए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने खापा में हुई नागपुर के एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 12 घंटे में ही पुलिस को इस कार्रवाई में सफलता मिली। सावनेर तहसील के अंतर्गत टेम्बुरडो महारकुंड शिवार में मंगलवार को नाले के पुल के समीप क्षत विक्षत अवस्था में युवक की लाश मिली थी। मृत युवक के जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान अजनी नागपुर निवासी प्रदीप जनार्दन बागड़े के रूप में हुई थी। खापा पुलिस ने युवक की हत्या करीब 3 से 4 दिन पूर्व होने की बात कही। खापा के थानेदार अजय मानकर ने बताया, हत्या के मामले में बुधवार को प्रदीप बागड़े की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ 2 अन्य आरोपी पवन चौधरी, शताब्दी चौक, नागपुर निवासी एवं एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार करीब 3 से 4 दिन पूर्व हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए नाले के पास लाश फेंकी गई। उसके शरीर पर धारदार हथियार के घाव थे। जांच थानेदार अजय मानकर के मार्गदर्शन में प्रदीप बंसोड़, अंकुश लाखे कर रहे हैं। धंदोली और गणेशपेट थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार लुटेरों ने 2 स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना धंदोली परिसर के FCI रोड के सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने हुई। पुलिस ने ओल्ड बाबुलखेड़ा निवासी रानी दिलीप पाटनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रानी मंगलवार की शाम के दौरान सहेली के साथ काम से घर लौट रही थी। सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल पर पीछे से आए 20 से 25 उम्र के 2 युवकों ने रानी के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। रानी ने बाइक का नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन नंबर प्लेट ही नहीं थी। दूसरी घटना गणेशपेट के अज्ञाराम देवी मंदिर के पास हुई। पुलिस ने TB वार्ड क्वार्टर निवासी राजन कृपाल तोमस्कर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। रात करीब 11 बजे के दौरान राजन कोई काम निपटाकर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी को धक्का देते घर जा रहे थे। अपने दोस्त को मदद के लिए फोन लगाया। अज्ञाराम देवी मंदिर के पास बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनके हाथ से 30,000 रुपए का मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। दोनों घटनाओं में आरोपियों का हुलिया एक जैसा ही है। पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। 2 आरोपी मोबाइल छीनकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही है। उम्मीदवारी फॉर्म भरने के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कृषि उत्पन्न बाजार समिति कलमना के चुनाव में रोचकता बढ़ती जा रही है।
अब ऐन वक्त पर शिवसेना ने एंट्री मारी है और महाविकास आघाड़ी की दुहाई देकर कुछ सीटें देने की मांग की है। इसके लिए मार्केट में बिल्कुल नए खिलाड़ी को टिकट देने के लिए विधायक फोन करने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन शिवसेना विधायक और एक पूर्व कांग्रेस विधायक इसके लिए पूरी तरह ताकत लगा रहे हैं। कृषि उत्पन्न बाजार समिति कलमना के चुनाव में अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं। कुछ श्रेणियों में उम्मीदवारों को लेकर रोचकता बढ़ गई है, जिस कारण दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक भी मैदान में कूद पड़े हैं। सभी पर अपनी अपनी साख बचाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सहकारी क्षेत्र, ग्राम पंचायत और व्यापारी आड़तिया को लेकर दोनों ही पार्टियों में अच्छी खासी घमाघमी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि कांग्रेस समर्थित सहकार पैनल से व्यापारी वर्ग से लड़ने के लिए कई व्यापारी सामने आ रहे हैं। इस वर्ग से जिसे पूर्व में निदेशक बनाया गया था, उस पर कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं, जिससे उसका पत्ता काट दिया गया। पहले दरकिनार कर दिए गए पूर्व निदेशकों ने खुलकर लॉबिंग शुरू कर दी है। ऐसे निदेशक अब स्वतंत्र रूप से या फिर बीजेपी से लड़ने की धमकी देकर केदार को झुकाने के प्रयास में लग गए हैं। केदार इस श्रेणी में मिर्ची बाजार के एक वरिष्ठ व्यापारी को उम्मीदवारी देने के पक्ष